electric field concept. In previous chapter we discussed Coulomb's law, which gives the force between 2 point charges. जो प्रीवियस वीक हमने टॉपिक किया था उसमें हमने कूलम्स लॉ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह 2 point चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। वो रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी उनके मैग्नीट्यूड से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब हम उसको डीप स्टडी करना चाहते हैं और ये हम जानना चाहते हैं कि किस तरह एक चार्ज Q1 वो चार्ज Q2 की प्रेजेंस को जान पाता है। यानी कि दो चार्जेस अगर एक डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो किस तरह उन दोनों को एक दूसरे का पता चलता है। तो वहां जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फील्ड क्या होती है। आप सब इस वक्त एक कमरे में, किसी भी कमरे में बैठे होंगे या हम अगर एक क्लासरूम में बैठे होते हैं तो अगर मैं वहां के टेम्परेचर की बात करूं तो उस रूम के अंदर जहां आप बैठे, मैं बैठा हूं या कोई भी बैठा हुआ है, तो उस रूम के हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर की एक डेफिनेट वैल्यू होगी। You can measure the temperature at each point by putting a thermometer there. और वो थर्मोमीटर रख के आप किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस टेम्परेचर जो आपने मुख्तलिफ जगह पे रख के जो टेम्परेचर फाइंड आउट किया है उसकी मदद से आप पूरी रूम की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। या उसको आप ड्रॉ करके पूरे रूम का टेम्परेचर मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैप बता रहा हो कि किस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। या उसको आप मैथमेटिकली स्पेसिफाई करके XYZ डायरेक्शन में एक टेम्परेचर का फंक्शन भी बना सकते हैं, जिस फंक्शन को आप ड्राइव करके एग्जैक्टली बताएंगे कि किस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर represented either as a map or a function is called temperature field. आप पूरे रूम की डिस्ट्रीब्यूशन पे आप मैप से भी बता सकते हैं, फंक्शन से भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब है वो क्या बन गई, टेम्परेचर फील्ड बन गई। सिमिलर वे में आप प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी जगह पे, किसी रूम में, किसी कंटेनर के अंदर, तो वो उस लोकेशन की प्रेशर फील्ड बन जाएगी। लेकिन ये दोनों क्वांटिटी याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटीज हैं।
अगर ये दोनों क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती तो ये स्टैटिक फील्ड्स कहलाएंगी, यानी कि टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम इसको कहेंगे कि स्टैटिक फील्ड है। otherwise they are time varying field that might be represented mathematically by a time dependent function, यानी कि जहां पे आप बता रहे होंगे कि एक्स वाई जी डायरेक्शन में क्या टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो चौथा कोऑर्डिनेट आपके पास टाइम का भी आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, you wanted to measure the velocity at every point in a flowing fluid, अगर आप किसी फ्लोइंग फ्लूइड पे वेलोसिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो आपको हर पॉइंट के ऊपर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी वैल्यू वेलोसिटी वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपको पता है। Once again, you could draw a map showing the magnitude and direction of the velocity at any point, or you could specify a mathematical function that is v xyz that would allow the flow velocity to be calculated at any point. This is an example of vector field. आप किसी भी पॉइंट का xyz डायरेक्शन के ऊपर वेलोसिटी को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, या आप उस पूरी जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी बन गई एक वेलोसिटी फील्ड और ये एक वेक्टर फील्ड है। ये वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। जो हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी एक वेक्टर फील्ड है। You might measure the value of gravitational force at any point by attaching a test mass m naught to a spring scale. आप कोई भी टेस्ट मास लें m naught, उसको आप एक स्प्रिंग पे जो आपने अपनी इंटर के अंदर या मैट्रिक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी किए होंगे, उसकी मदद से आप मालूम कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। You could then determine the magnitude and direction of gravitational force F at any point, and you could represent your result either by drawing a map showing the magnitude and direction of the force at various points, or by specifying a mathematical function f x y z coordinates. However, such a map would not be useful to other people unless they used exactly the same test mass that you used. तो मसला ये आ गया, अब एक एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म कर रहा है, उसने एम नॉट मास लिया हुआ है 1 kg का, जो दूसरा परफॉर्म कर रहा है उसने मास लिया हुआ 2 kg का। दोनों अपने अपने रूम में बैठ के अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक जो मैप ड्रॉ करेगा उसकी फोर्स कुछ और आएगी, दूसरा जो मैप ड्रॉ करेगा उसकी फोर्स कुछ और आएगी। क्यों? Because the force you measure is directly proportional to the value of the test mass.
आप सबको पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास से। आप जितना ज़्यादा मास बढ़ाई जाएंगे उतनी फोर्स बढ़ती चली आएगी, यानी कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मास से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा उसके पास फोर्स ज़्यादा आ जाएगी। A better procedure would be to produce a map showing not the force on your test mass but instead the force per unit test mass और F upon m नॉट। बजाय इसके कि आप टेस्ट मास की मदद से फोर्स का मैप ड्रॉ कर रहे हो, आप फोर्स अपॉन मास का या फोर्स अपॉन टेस्ट मास का मैप जनरेट करें। तो जितने भी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे सबका रिजल्ट फिर एक ही आएगा। अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी मास सिलेक्ट करेगा, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हमारे पास जो कि क्वांटिटी F अपॉन m नॉट होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये बराबर होती है फ्री फॉल एक्सेलरेशन g एट एनी पॉइंट। तो यहां से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि फील्ड क्या होती हैं, स्केलर फील्ड्स क्या होती हैं और वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। अब इसी एनालॉजी को लेके जो हमने पढ़ी सारी, हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। Point charge Q1 does not exert a force directly on Q2। जब पिछले टॉपिक्स में हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे तो हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम डायरेक्ट बात करते थे कि Q2 exert force on Q1, Q2 exert force on Q3। लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो डायरेक्टली Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, उसके बजाय Q1 creates in its vicinity an electric field that exerts a force on Q2। बजाय डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करने के Q1 अपने इर्द गिर्द के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है फोर्स चार्ज Q2 के ऊपर। तो इन इक्वेशन फॉर्म में हम लिखना चाहें तो चार्ज Q1 जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन Q2, यानी कि दोनों चार्ज का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि Q1 ने अपने इर्द गिर्द फील्ड जनरेट करी E और उस E ने फोर्स लगाई F किसी भी दूसरे चार्ज या Q2 के ऊपर। Definition of the electric field vector. Consider the positive charge rod shown in this figure. We place positive charge Q naught at any point P और इस चार्ज रॉड के करीब हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉइंट P के ऊपर रख दिया।
हम जानना चाहते हैं कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो बिल्कुल जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम करने के लिए या उसी एनालॉजी के अंदर जैसे हम टेस्ट मास की मैंने एग्जांपल दी थी आपको एम नॉट की, यहां पे हमने टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट। We measure the electrostatic force exerted on Q naught by the charge dot। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है ये Q नॉट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। So the electric field is defined as the electric field and at any point is the force experienced by a unit positive charge place at that point। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगी। तो ये आ गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसको अगर मैं सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स वाली एनालॉजी में लूं तो हमने वहां पे कहा था एफ अपॉन एम नॉट, और वहां या प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ फोर्स को कंसिडर करते तो दो स्टूडेंट वहां पे अगर अलग अलग मासेस लेते और उसी एनालॉजी के अंदर मैं आपको बताऊं कि दो स्टूडेंट अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टेस्ट चार्ज लेते तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैप आता या जो वैल्यूज आती हैं वो अलग अलग आती हैं। तो जिस तरह हमने वहां पे एफ अपॉन एम नॉट लिया था यानी कि फोर्स अपॉन टेस्ट मास, तो यहां पे हमने लिया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इस सूरत में इस चार्ज ऑब्जेक्ट की एट पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो है न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। We assume that the charge Q naught is small enough so that its presence at any point P does not affect the charge distribution on the rod। यानी कि हमने अपना टेस्ट चार्ज ये अज्यूम किया है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होगा कि इसकी प्रेजेंस से या इसकी प्रेजेंट पॉइंट पी के ऊपर हमारा वो चार्ज ऑब्जेक्ट जिसकी हम इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। Electric field of point charge. We consider the electric field of a point charge first a single charge. Consider the positive charge Q shown in a figure at point P, a distance R from Q.
इस फिगर के अंदर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और इस चार्ज Q की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है पॉइंट P। पॉइंट P इज जनरल टर्म, अगर हम ये वाला कंसीडर करेंगे तो पॉइंट P बन जाएगा P1। इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर जाएंगे तो ये पॉइंट P बन जाएगा P2, और अगर इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये पॉइंट P बन जाएगा P3। फिगर से साफ जाहिर है ये P1 और जो ये P2 है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं चार्ज Q से, और जो पॉइंट P3 है वो Q से ट्वाइस ऑफ P1 और P2 है। जहां पे हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पॉइंट P, मैंने बताया कि लेट्स सपोज अगर हम इसको सपोज कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये डिस्टेंस है R Q से, और इस पॉइंट के ऊपर हमने अपना टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। अब जो फोर्स Q0 पे Q एक्सर्ट करेगा वो बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q over R square। The magnitude of the electric field at the site of test charge वो बराबर होगी E is equal to F upon Q0। तो इस पूरी इक्वेशन को Q0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूले से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या E इज पॉजिटिव नंबर। हमेशा E की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और रिमेंबर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन E points radially outward as shown in figure। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, आपका जो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है, तो उसके की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, वो हमेशा रेडियली चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? फिर दोहरा देता हूं कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो याद रखें हमेशा E की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, हर पॉइंट के ऊपर चार्ज से दूर हट रही होगी। इफ Q वर नेगेटिव, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो द मैग्नीट्यूड ऑफ E वुड रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड तो वही रहता पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ E वुड पॉइंट रेडियली इनवर्ट। जो डायरेक्शन होती E की वो इनवर्ट होती। इस तरह अगर ये चार्ज
नेगेटिव होता। ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने बताया था कि दोनों चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस यानी कि R इन दोनों का सेम है, तो इन पे जो फील्ड होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि दोनों जो हम E की वैल्यू यहां फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा P1 और P2 के ऊपर। लेकिन जो पॉइंट P3 है वो मैंने बताया था वो डबल द डिस्टेंस ऑफ P1 या P2 है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो 1/4 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट P1 या P2 आएगी, यानी कि 1/4 रह जाएगी एज कंपेयर टू P1 और P2। तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने फील्ड मालूम की थी पॉइंट चार्ज की किसी भी पॉइंट P के ऊपर। अब अगर एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद हो और आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो हमने सिंपल उनका वेक्टर सम कर लेना है तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि तमाम चार्जेस या तमाम पॉइंट चार्जेस इंडिविजुअली जनरेट कर रहे होंगे। यानी कि हर चार्ज जो कि इंडिविजुअल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, हम उन सबका सम कर लेंगे तो हमारे पास तमाम चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो हो रही है वो आ जाएगी। यानी कि अगर एक चार्ज Q1 रखा है, Q2 रखा है, Q3 रखा है, तो हम उन सब की सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 कैलकुलेट करेंगे और उन सबका वेक्टर सम कर लेंगे तो हमें उस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो पता चल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी मैंने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिख दिया है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, और R at है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ R। एक सैंपल प्रॉब्लम है ये आपका। In an ionized helium atom, और ionized helium atom क्या होता है? A helium atom in which one of the two electron has been removed। तो हीलियम में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दें तो आपका हीलियम आइटम आयोनाइज हो जाता है। The electron and the nucleus are separated by a distance of 26.5 picometer। जो आपका न्यूक्लियस है
और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 26.5 पिकोमीटर। आपसे पूछा जाता है कि बताइए what is the magnitude of the electric field due to the nucleus at the location of electron। तो कहता है बताइए कि न्यूक्लियस से आपका जो इलेक्ट्रॉन 26.5 पिकोमीटर पे रखा हुआ है, उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो न्यूक्लियस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे क्या होगी। यहां पे जो हमारा केस बनता है वो बनता है पॉइंट चार्ज का, और इस केस में पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है हीलियम का न्यूक्लियस। और जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज होता है वो होता है +2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स अंदर मौजूद होते हैं। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो 1/4πε0 K के बराबर होता है, जो के बराबर होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहां पे जो Q है वो बराबर है +2e के, तो ये 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। और यहां पे जो कि चार्ज है ये प्रोटॉन के लिए यूज हो रहा है। और जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी मालूम करनी थी उसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 26.5 एक्सपोनेंट -12, और आपके पास आंसर आ गया 4.1 एक्सपोनेंट 12 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन था वो जस्ट आपको इसलिए दिया गया था कि आपको न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस देना था कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं।